नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस से जुड़े इस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा और राज्यसभा में दलों के नेता, संसद सदस्य, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी द्वारा 23 जनवरी 1978 को किया गया था। माननीय लोकसभा अध्यक्ष की प्रेरणा और मार्गदर्शन में एक नई पहल की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान संसद भवन में हमारे दिग्गज राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से देश के युवाओं को इन महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और योगदान के बारे में अधिक जानकारी देकर उनमें जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी क्रम में लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड ने अपने नेताओं को जानिए शीर्षक से नया कार्यक्रम भी शुरू किया है। हम आपको बता दें कि इस कड़ी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के समन्वय से चयनित 80 युवा प्रतिभागी भी संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के विजेता रहे युवा प्रतिभागी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 80 प्रतिभागियों में से 31 प्रतिभागी नेताजी के योगदान पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत करेंगे, बोलेंगे और उनके जीवन के प्रेरक आदर्शों और प्रसंगों का वर्णन भी करेंगे। संसद भवन के अलावा चुने हुए प्रतिभागियों को कर्तव्य पथ, युद्ध स्मारक, राजघाट, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी ले जाया जाएगा। प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में युवा ऊर्जा और शक्ति के सदुपयोग के प्रबल समर्थक रहे हैं और 2014 के बाद उन्होंने युवाओं पर आधारित कई नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्होंने कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी किया था। 25 दिसंबर 2022 को पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में युवा प्रतिभागियों से बातचीत भी की थी। और आज खास अवसर है पराक्रम दिवस का, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, हम देख रहे हैं जब से मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ है 2014 के बाद से लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर अवसर पर याद किया जा रहा है और उनसे जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थानों पर कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में या फिर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में वहाँ पर कुछ ना कुछ, चाहे उनकी मूर्ति हो, चाहे कुछ उनसे उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई और स्मृति चिन्ह हो, उसको स्थापित भी किया जा रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर भारत में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे। राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी संकल्पना रही थी। दुर्भाग्यवश नेताजी आज़ादी के चंद वर्ष पहले इस दुनिया से चले गए, ऐसा एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन वो देश के राजनीतिक जो क्षितिज है उससे गायब हो गए। 1945 में जब उनका प्लेन एक्सीडेंट हुआ। लेकिन नेताजी का जीवन वहीं अंत नहीं होता है। नेताजी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा भी थे और राष्ट्र निर्माण की उनकी अपनी एक सोच थी। उस सोच को इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के तहत इग्नोर किया गया। जानबूझ करके नेताजी के बारे में युवाओं को सरकार में, कार्यक्रमों में और कला में, संस्कृति में स्थान नहीं दिया गया। मोदी सरकार 2014 से जब से आई है, पिछले 8 वर्षों में नेताजी के साथ बहुत सारे न्याय किए गए। ये न्याय की प्रक्रिया जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तभी शुरू हुई, जब उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया और वो कमीशन को इंक्वायरी करना था कि आखिर नेताजी का क्या हुआ। तो उसकी भी रिपोर्ट आई। फिर मोदी सरकार ने बहुत सारे दस्तावेजों को पब्लिक किया जो पब्लिक नहीं था, जो कि बिल्कुल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। वो
भारत सरकार ने उसको बिल्कुल पब्लिक कर दिया, अब कोई भी उसको पढ़ सकता है। तमाम चिट्ठियां नेताजी की हैं। नेताजी का राष्ट्र निर्माण में, खास करके 21वीं सदी के भारत में, जब भारत एक विश्व गुरु बनने के डग पर तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा प्रासंगिकता है। उस प्रासंगिकता को मोदी सरकार ने पॉजिटिव लिया है और उस पर अमल कर रहा है। जैसे सेना को मजबूत करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, एक मजबूत राष्ट्र के लिए जितने चीज चाहिए वो नेताजी की एक अभिलाषा थी, उस पर काम करना। और उससे बड़ा नारी का सशक्तिकरण भी नेताजी का एक प्रमुख एजेंडा था। जो आप आईएनए का देखेंगे तो उसमें, जब आईएनए बना तो उसमें झांसी रानी रेजिमेंट थी, तो वो एक बड़ा संकेत है कि कितना बड़ा एक नेताजी सिंबॉलिक तौर पर ये नारी सशक्तिकरण को भी बल देते थे। तो मोदी सरकार ने इन तमाम क्षेत्रों में नेताजी को बहुत ही मजबूती से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रतिमाएं और इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे खुले हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नेताजी के आदर्शों को, उनके विचारों को आज के गवर्नेंस में, 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में, देश को एक वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लागू करने में मोदी सरकार ने नेताजी से प्रेरणा ली है और उसको लागू कर रही है। जी जी। क्या आपको लगता है कि अगर हम लोगों को नेताजी के जीवन से और अधिक राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रभक्ति कैसे की जाए उसके बारे में अगर सीखना है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रमों का या फिर शिक्षा का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर हमारे 4 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल हैं, बीए से लेकर के पीएचडी तक। इनको पता होना चाहिए कि नेताजी की क्या सोच थी, किस तरह की विचार नेताजी रखते थे। जैसे प्लानिंग प्रोसेस इंडिया में शुरू हुआ, उसमें नेताजी का एक अमूल्य योगदान है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार रही 1947 से देश आज़ाद होने से लेकर के लंबे कालखंड तक, तो उस चीज़ को भुला दिया गया। उस इन सारी चीज़ों को, विदेश नीति पर नेताजी का क्या मानना था, विदेश नीति के मामले में वो रियलिस्टिक थे। आप देखें कि उस समय ब्रिटेन के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो नेताजी ने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। तो राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, ये तमाम चीज़ सिलेबस में होना चाहिए। एक कम से कम देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में नेताजी पीठ की स्थापना तत्काल प्रभाव से की जानी चाहिए, जिससे हमारा युवा वर्ग नेताजी के बारे में ना सिर्फ सुने बल्कि उनके बारे में पढ़े और उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आगे जहां संभव हो अपने योगदान में शामिल करें। आपने कहा कि यहाँ भारत में आज़ादी के पश्चात, आज़ादी से लेकर एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस की सत्ता रही है, लेकिन कांग्रेस को क्या कुछ उनसे नाराज़गी हो सकती है? क्योंकि वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष तक रहे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो है देश की आज़ादी से लेकर देश की आज़ादी के पश्चात किस प्रकार की सरकारें होंगी, किस तरीके की व्यवस्था होगी, सब पर उन्होंने काम किया था। तो क्या अलगाव हो सकता है उनको लेकर? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विलक्षण प्रतिभा के विद्यार्थी थे। हम सबको पता है कि उस समय जो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस था, उसको उन्होंने पहले प्रयास में क्लियर किया था। दर्शन शास्त्र के, फिलोसफी के विद्यार्थी थे। लेकिन शुरू से ही जब से वो हरिपुरा कांग्रेस में वो अध्यक्ष चुने गए, अगले साल फिर वो लड़े और गांधी जी के विरोध करने के बाद गांधी जी ने ऐलान किया कि पट्टाभी सीतारमैया हमारे कैंडिडेट है, मैं लड़ रहा हूँ। इसके बावजूद 200 से अधिक मतों से हार गए। पंडित नेहरू से नेताजी सुभाष बोस का एक मतांतर रहा शुरू से। 8 वर्ष नेताजी उनसे छोटे थे, लेकिन नेताजी इतने तेज तर्रार थे, इतने लोकप्रिय थे और हर मामलों पर उनकी एक समझ थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो बहुत ही लोकप्रिय थे। तो मुझे लगता है कि नेहरू शुरू से ही ये परसीव कर रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट में एक बाधा हो सकते हैं, एक कंपटीटर हो सकते हैं। लेकिन नेताजी आज़ादी के चंद वर्ष पहले गायब हो गए। इसके बावजूद भी नेहरू और कांग्रेस ने नेताजी को अपना एक विरोधी ही समझा और जो सरकार में एक जगह मिलनी चाहिए अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। आपने अभी बताया कि नेताजी की मूर्ति संसद के
केंद्रीय कक्ष में 1978 में संजीवा रेड्डी की जब राष्ट्रपति थे तब हुआ। तो 1978 में जनता पार्टी का शासन आया था, गैर कांग्रेस शासन। तो उस 28-30 वर्ष में नेताजी का जो प्रतिमा है वो संसद में क्यों नहीं स्थापित किया गया? ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो नेताजी के साथ कांग्रेस सरकार ने डेलिबरेटली जानबूझ करके एक भेदभाव किया, क्योंकि नेताजी के विचार से उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को एक वैचारिक तौर पर डर सा लगता रहा है। तो क्या गांधी जी भी नेताजी को दूसरे कार्यकाल में अध्यक्ष देखना नहीं चाहते थे? उसकी वजह भी ये था कि गांधी जी का भी प्रेम कहीं ना कहीं नेहरू जी के प्रति बहुत अधिक था या अन्य लोगों से ज़्यादा था, और आपने जैसा बताया कि नेहरू जी के लिए एक चुनौती बन गए थे, ऐसा नेहरू जी को लगता था। तो क्या यही वजह था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि फिर से एक बार नेताजी पुनः जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने? देखिए, नेताजी 1937 में हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्ष बने, चुनाव से बने, 200 से ज़्यादा मतों से जीते। पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी के कैंडिडेट थे उनको हराया, अगले सत्र में भी जीते, अगले साल में। लेकिन विरोध इतना बढ़ गया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वक्त में 12-13 साल का गैप है। लेकिन जहाँ तक गांधी और नेहरू के संबंध की बात है तो नेताजी से ज़्यादा गांधी नेहरू को अपना मानते थे या अपना उत्तराधिकारी मानते थे, ये बात तो तय है। क्योंकि नेहरू और सुभाष और गांधी और सुभाष में बहुत सारे मतभेद थे। उनके पत्रों को अगर हम ध्यान से देखें तो वो काफ़ी साफ नजर आता है कि सुभाष और नेहरू में किस तरह के व्यक्तिगत मतभेद तक उतर आए थे। सुभाष बाबू ने कई एक पत्र लिखा नेहरू जी को कि भाई आप नीतियों में मतभेद रखिए, व्यक्तिगत स्तर पर मतभेद को मत लाइए, यहां तक पहुंच गया था। लेकिन गांधी ने भी एक वैचारिक मतभेद तो रखा। आप देखिए कि 1941 में सुभाष बाबू गायब हो गए और वर्धा में 1940 में गांधी से वो मिले, वो उनका अंतिम मिलन था। लेकिन उस लंबे मिलन में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच जो मतभेद था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तमाम दस्तावेज हैं इस बात को साबित करते हैं। निश्चित तौर पर गांधी के लिए नेहरू ज्यादा प्रिय थे, सुभाष कम प्रिय थे। लेकिन इसके बावजूद भी फादर ऑफ नेशन ये नाम गांधी जी को कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया और रेडियो अनाउंसमेंट के दौरान उन्होंने ये नाम दिया। तो क्या माना जाए कि गांधी जी के विचार नेताजी के लिए कुछ भी हो, लेकिन नेताजी हमेशा से ही उनका आदर सम्मान करते रहे और अंतिम समय तक भी करते रहे? देखिए, जो भगवान के बहुत अच्छे भक्त होते हैं वो बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ते हैं। इसी तरह से नेताजी का जो प्रधान लक्ष्य था वो राष्ट्र को आज़ाद करना था, राष्ट्र को मजबूत करना था, कॉलोनियल दास्तां के चंगुल से बाहर लाना था। इसलिए गांधी जी के प्रति नेताजी का कोई सम्मान नहीं घटा, एवं नेहरू के प्रति भी उनका सम्मान नहीं घटा। आज़ाद हिंद फौज के शुरुआती दौर में जब उन्होंने रेडियो अनाउंसमेंट रेडियो टोक्यो से किया तो इन दोनों का उल्लेख मिलता है। निश्चित तौर पर नेताजी मानते थे कि ये दोनों भारत के राजनीतिक लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण हस्ती हैं, उनके साथ सहयोग करके आगे बढ़ना है। और अपने तरफ से उन्होंने उनके सम्मान में कोई कोताही नहीं करी। मैक्सिमम जो कोताही थी वो नेहरू और गांधी के तरफ से थी, खास करके नेहरू के तरफ से थी। जी, हमारे साथ डॉक्टर मखनलाल, प्रोफेसर और संस्थापक निदेशक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मखनलाल जी। और बात चल रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और पराक्रम दिवस हम जानते हैं कि कुछ ही समय से मनाना शुरू किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, और ये पहल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन इससे पहले क्या अन्य सरकारों के द्वारा ये पहल नहीं की जानी चाहिए थी? इतना समय क्यों लग गया? देखिए, इससे पहले चाहे सरकारों का प्रयास रहा हो या जो भी की गई लोगों द्वारा, क्या इमेज बहुत खराब है? इतना क्या कुछ गड़बड़ है क्या रिले में? जी नहीं जी, अपनी बात आगे रखें। हेलो जी, इमेज बहुत खराब क्यों आ रही है? मक्खनलाल जी की चिंता जो है
आप अपनी बात को आगे रखें। ठीक है, रिले जो हो रहा है वो ठीक चित्र के साथ हो रहा है। मक्खनलाल जी, अपनी बात को आगे रखें। जी जी जी, हमने ये कहा कि इससे पहले जो भी प्रयास किए जा रहे थे सरकारों द्वारा, वो सारे प्रयास किसी के कंट्रीब्यूशन को बताने के नहीं हो रहे थे। कहीं भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा था कि किसी एक पार्टी के अंदर भी एक परिवार के सिवा किसी का नाम ना आने पाए। तो सारे प्रयास उसी तरफ हुए थे। लिहाजा सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे लोहिया हों, चाहे जयप्रकाश हों, सबको एक तरफ से भुलाने की प्रक्रिया शुरू की गई 1947 में ही। और न केवल सबको भुलाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन अगर आप पंडित नेहरू का कैबिनेट देखें 1957 के बाद का, यानी आज़ादी के मात्र 10 वर्षों बाद पंडित नेहरू के जितने भी वरिष्ठ साथी थे, या तो वो कांग्रेस छोड़ चुके थे या उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। चाहे नरेंद्र देव रहे हों, चाहे लोहिया रहे हों, चाहे जयप्रकाश रहे हों, चाहे राजा जी रहे हों, चाहे मीनू मसानी रहे हों, जस्ट इमेजिन दीज बिग नेम्स। तो ये जो आपने सही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ये प्रक्रिया शुरू हुई इतिहास को ठीक करने के लिए, और उसके लिए अगर किसी एक व्यक्ति को पूरा प्रयास, सम्मान, पूरा जो श्रेय दिया जाना चाहिए, वो आदरणीय मोदी जी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ जो अच्छी की, जो पिछले 65 सालों में नहीं किया गया था, वो ये कि पिक एंड चूज नहीं करेंगे। भारत की आज़ादी में सबका हाथ है, सबने बलिदान दिया है, हम जो है सबका सम्मान करते हैं और सबको आगे ले आएंगे। और नेताजी की जहाँ तक बलिदान की बात है, नेताजी के कंट्रीब्यूशन, योगदान की बात है, एक लाइन में हम बता दें, नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज खड़ी की तो उस आज़ाद हिंद फौज में 66,000 सिपाही थे, ऑफिसर से लेके सिपाही तक। आपको ये जान के हैरत होगी, आपको ये जान के बहुत ताजुब होगा, दुनिया में और कोई सेना ऐसी नहीं थी जो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े और 66 में से 44,000 सैनिक युद्ध भूमि में मारे जाएं, भागे नहीं, युद्ध भूमि में मारे गए। ये दुनिया का अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जो अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए 2 तिहाई सेना युद्ध भूमि में बलिदान हो जाए जी। और उसे भी भुलाने की टोटल कोशिश की गई। आप ये जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज के बाद देश जब विभाजित हो गया तो मुसलमान भी थे आज़ाद हिंद फौज में, और जानते हैं क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज के जितने भी मुसलमान सिपाही ऑफिसर गए पाकिस्तान, उनको सेना में ले लिया गया, सेना में उसी रैंक में ले लिया गया जिस रैंक से वो छोड़ के गए थे या आज़ाद हिंद फौज में थे। उसी भारत में उन सिपाहियों को वापस नहीं लिया गया, बल्कि हर तरह का प्रतिबंध लगाया गया, हर तरह के समस्याएं पैदा की गई। और इसके लिए इतिहासकार होने के नाते जो मैंने दस्तावेज देखे हैं, पंडित नेहरू और सिर्फ पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि आज़ादी के लिए जान देने वालों को लिस्ट से ही खारिज कर दिया जाए। डॉक्टर सुधीर कुमार, जो बात यहाँ पर डॉक्टर मक्खनलाल कह रहे हैं, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर और आज़ाद हिंद फौज को लेकर क्या कोई करार हुआ था आज़ादी के बाद भारत की सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच? तो ये एक कोई जो है कहीं ना कहीं सीमा थी या फिर एक परेशानी थी आज़ाद भारत की सरकार के सामने भी या पंडित नेहरू के सामने भी प्रधानमंत्री के तौर पर, कि ना तो उस तरीके से स्थापित करने का प्रयास आज़ादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया गया और ना ही उनके द्वारा गठित की गई आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को हमारी सेना में मौका दिया गया, अवसर दिया गया? देखिए, कोई करार हुआ था ब्रिटिश हुकूमत और पंडित नेहरू की सरकार में इस संबंध में, मैंने वो दस्तावेज नहीं देखे,
लेकिन निश्चित तौर पर यह बात सही है कि पाकिस्तान की सेना में आज़ाद हिंद फौज के लोगों को लिया गया जो बचे हुए थे, और हमारी सेना में नहीं लिया गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। पंडित नेहरू ने 1958 में 1958 में जब सुभाष बोस के परिवार का एक बड़ा डेलीगेशन जापान गया और ये जानने के लिए गया कि किन परिस्थितियों में सुभाष बाबू का अंत हुआ, तो उन्होंने वहाँ के उस समय के राजदूत झा साहब को चिट्ठी लिखी कि आप उन पर नज़र रखें। आप देखिए कि कितना गट्स था अफसरों में उस ज़माने में कि एम्बेसडर झा ने उनको लिखा कि मैं भारत सरकार का राजदूत हूँ और मुझे सिर्फ यहाँ भारत की नीतियों को आगे बढ़ाना है, किसी परिवार का जासूसी करने के लिए मुझे यहाँ अपॉइंट नहीं किया गया। मैंने वो चिट्ठी देखी है। एम्बेसडर झा के पुत्र भी एम्बेसडर रहे, एम्बेसडर एन झा, वो अब नहीं हैं, गत वर्ष गुजर गए। उन्होंने वो मुझे चिट्ठी दिखाई थी। तो आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा, और वो गवर्नर भी रहे थे पौंडीचेरी के और अंडमान के, तो कितना ज़्यादा ऑब्सेशन पंडित नेहरू में था कि उनके मरने के 8 साल बाद भी वो किन परिस्थितियों में उनके फैमिली पर क्या गुजर रही थी, और वो जब गए तो उनके पीछे भी लोग लगाने की कोशिश। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रस्ट डिफिसिट कितना था, अविश्वास कितना था, डर कितना था। जी जी, डॉक्टर मक्खनलाल जी, यहाँ पर चर्चा चल रही है उनके कंट्रीब्यूशन की, और कंट्रीब्यूशन के बारे में जो है, जो सीमित जो जानकारी है उसके बारे में भी, उसके माध्यम से भी असीमित जो जानकारी उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर है। लेकिन जैसे पिछले कुछ वर्षों में कोशिश की गई है उनसे संबंधित स्थानों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है, उनके जो है अलग अलग और विशेष स्थानों पर उनकी मूर्तियों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को संजोने का प्रयास जो है मोदी सरकार ने किया है। तो एक सवाल मैंने यहाँ पर पूछा था कि क्या उनके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए शिक्षा में भी उनको समाहित करना पड़ेगा? क्या हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साझा करना पड़ेगा? क्या इस और भी प्रयास हो रहे हैं और होने चाहिए क्या? पहले तो एक बात को थोड़ा सा, आपने जो बात की थी उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं कि क्या जो तत्कालीन सरकार बनने वाली थी भारत की, पंडित नेहरू के बीच या वायसराय के बीच या ब्रिटिश सरकार के बीच में कोई ऐसा समझौता हुआ था आईएनओ को लेके कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पुस्तकालय में ही इस साइड में अगर आप देखिए जी, ये ट्रांसफर ऑफ पावर 12 वॉल्यूम में रखे हुए हैं और हर वॉल्यूम लगभग 1100-1200 पेज का है। वॉल्यूम 6 में आईएनए के ऊपर बहुत लंबी खतो किताबत है, बहुत लंबी खतो किताबत है इंडियन गवर्नमेंट, तत्कालीन वायसराय, आर्मी चीफ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके। बहुत लंबी, करीब 400 पेज एक वॉल्यूम में आईएनए को डिवोटेड हैं। और ये खतो किताबत 1970 में इंग्लैंड से छपी थी। हम तो अंग्रेजों का एक ही मामले में बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब दस्तावेजों की बात आती है, इतिहास की बात आती है, तो वो राइटिंग में कभी गलती नहीं करते, उसे संभाल के रखते हैं। बाद में आने वाले समय में डिसाइड होगा क्या सत्य था। उन्होंने 70 में जब ये सारी चीज़ें 70 के दशक में छापे, तब पता चला कि 400 पेज के बीच में ये बात आर्मी चीफ इंडिया में और वायसराय कॉन्स्टेंटली लॉर्ड वेवेल लिख रहे हैं कि आईएनए की वजह से जी भारत में जो परिस्थिति बन गई है। मगन जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि सीधी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो नजर आ रही हैं वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की हैं, जहां पर पराक्रम दिवस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, माननीय सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा। और लगातार तस्वीरें आपके साथ साझा करते रहेंगे और जैसे ही बाकायदा ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है उसकी भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विदेश मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी पहुंच चुके हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में।
कुछ ही समय में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। जैसा कि हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और आज पराक्रम दिवस मनाया भी जा रहा है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पूरा देश उनको पराक्रम दिवस के अवसर पर याद कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे थे, कांग्रेस के माननीय सांसद और अध्यक्ष भी हैं अब कांग्रेस के। जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को आगे बढ़ाएं मक्खनलाल जी। जी, पहली बात तो बात आगे बढ़ाने के पहले मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सभापति जी पहली बार ऐसी किसी चीज में शामिल हुए, और अच्छा ये लगा कि आईएनए की टोपी भी पहने हैं। ये बहुत खुशी की बात। जी खैर, आते हैं जो मैं बात कर रहा था कि वॉल्यूम 6 का ट्रांसफर ऑफ पावर में, और बार बार वायसराय और चीफ लिख रहे हैं, लॉर्ड बवेल और आर्मी चीफ, कि आईएनए ने जो परिस्थितियां पैदा कर दी हैं उसमें अब हमको भारत में रहना असंभव है। रहने का मतलब ये है अब हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, और ब्रिटिश सरकार कहती है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए जिससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति डर पैदा हो। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत दूरी बना के रखी अंत तक। इनके ऊपर मुकदमा चले कि न चले, पंडित नेहरू, गांधी, कहीं भी देख लीजिए, खामोशी बरतियार रखी। कॉन्सिक्वेंटली मुकदमा चलाने की बात आई, और मुकदमा इसलिए चलाया जाना था जिससे कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिश के प्रति बहुत खौफ पैदा हुआ उल्टा। सेना में विद्रोह हो गया, नौसेना में विद्रोह हो गया, नेवी में विद्रोह हो गया, चारों तरफ हड़तालें मच गई, और अंततः जो है कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। ये बात सत्य है, और इसमें कोई हम अपने पास से डॉक्यूमेंट नहीं कह रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी भी पहुंच गए हैं। मैं मक्खनलाल जी थोड़ा सा जानकारी दुरुस्त कर दूं अपने दर्शकों की। राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भी पहुंच गए हैं, और वो चित्र हम दिखा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती को अब हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, और देश भर में, न केवल संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम हो रहा है, देश भर में पराक्रम दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और मक्खनलाल जी लगातार श्रेय दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने इस बात की पहल की कि न केवल पराक्रम दिवस मनाया जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, उसके अतिरिक्त उनसे संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं उनको संजो कर रखा जाए, लोगों के सामने लाया जाए, और कहीं ना कहीं किस तरीके का योगदान भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज का रहा है, उसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, वो जागरूक हो, उसका प्रयास पिछले कुछ वर्षों से लगातार किया जा रहा है। और इस प्रयास की ही बानगी है कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से। रक्षा मंत्री और कानून मंत्री भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कुछ एक क्षण में लोकसभा अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, बाकायदा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय सांसद, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य और विशिष्ट व्यक्ति भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, याद करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई हर चीज़ को कहीं ना कहीं मिटाने का, छुपाने का प्रयास किया गया था, और उसकी वजह यह थी कि एक बहुत बड़ा झटका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने दिया था ब्रिटिश हुकूमत को, और ब्रिटिश हुकूमत सही मायने में अपना शासन यहाँ से छोड़कर भारतीयों को उस शासन की बागडोर
थमाने के लिए इसलिए ही मजबूर हुई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत एक्टिव थे और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने अलग अलग मोर्चों पर लोहा लेना शुरू कर दिया था ब्रिटिश फौज से, उसकी हुकूमत से। और यही नहीं, ब्रिटिश सेना के अलग अलग खंडों में उस वक्त जो है कहीं ना कहीं ऐसी जो है गंभीर घटनाएं होने लगी कि पूरे देश भर में ब्रिटिश फौज में जो है कह सकते हैं विद्रोह एक तरीके से शुरू हो गया था, जिससे परेशान होकर ब्रिटिश हुकूमत ने यहां से जाने का मन बना लिया था। लेकिन एक बात यह भी है जिसका जिक्र आपने किया, आपने कहा कि एक बड़ी फौज तैयार की थी और बहुत सारी फौजी जो है ब्रिटिश सेना से लोहा लेते हुए जो है शहीद भी हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी संख्या थी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की। आज़ादी के बाद अगर उनको भारतीय सेना में समाहित किया जाता, जोड़ा जाता, तो कबाइलियों ने जिस तरीके से अटैक किया था उस अटैक का ज़्यादा जो है तेजी से और मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता था। लेकिन उस वक्त की सरकार ने, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं न केवल उस आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को समाहित नहीं किया भारतीय सेना में, बल्कि उनको अलग अलग मुकदमों का सामना भी करना पड़ा। ये आपको लगता है कि ये एक कह सकते हैं कि दुर्भाग्यशाली क्षण भारतीय लोगों के लिए और भारत राष्ट्र के रूप में भारत के सामने आया था? जी, दरअसल उन सारे लोगों को जो आज़ादी की लड़ाई में आए ने एक तरफ से लड़े और बलिदान दिया, उसके बाद जो लोग बच गए उनको भी सम्मान, जो मृत हुए उनको भी एक जो सरकार की तरफ से होती है वो मदद मिलनी चाहिए थी, और जो बचे उनको सरकार में सेना में लेनी चाहिए थी। आप देखिए कि 1962 की लड़ाई हुई चाइना के साथ, तो हमारे पास मैन पावर की कमी थी आर्मी में। कश्मीर फ्रंट पर हुआ तुरंत आज़ादी के बाद, तो मैन पावर की कमी थी। तो ये लोग लड़े हुए लोग थे और विपरीत परिस्थितियों में लड़े थे। आप देखिए वो जापान से चल करके मणिपुर तक आ गए, तो ये उनको लेने से सेना मजबूत ही होती, कमजोर नहीं होती। लेकिन चूंकि पंडित नेहरू के मन में कहीं न कहीं सुभाष बोस के प्रति एक ईर्ष्या भाव था, प्रतिस्पर्धा थी, और वो मान्य कहीं न कहीं नेहरू भी मानते थे कि सुभाष शायद न मरे हों, वो कल को प्रकट हो जाएं तो फिर उनका हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उनके हर चीज को बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया। न सिर्फ सुभाष का, अंबेडकर का भी आप देखें खत्म किया, सरदार पटेल का खत्म किया, जबकि वो प्रधानमंत्री रहे। उनके मरने के बाद सरदार पटेल पूरे दृश्य से गायब हो गए। तो सुभाष बोस का भी हर चीज कांग्रेस की सरकार ने शुरुआती 3-4 दशकों में बिल्कुल खत्म किया। उनका प्रयास था कि आगे आने वाली पीढ़ी इनके बारे में न जाने। लेकिन मोदी जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ना सिर्फ तमाम सुभाष के विचारों आदर्शों पर काम करना शुरू किया है, बल्कि सुभाष का हर जगह जो भी संस्थान हो सकता है, जो भी स्टैच्यू संभव है, इंडिया गेट पर भी बना, तो ये तमाम चीज़ों पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बार बार सुभाष बाबू को प्रेरणा के तौर पर भी प्रधानमंत्री जी इंगित करते हैं। जी, डॉक्टर मखनलाल, यहाँ पर हम इस बात का जिक्र करेंगे कि न केवल संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पराक्रम दिवस के इस पावन अवसर पर, इसके अलावा भी देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें से हम बता दें पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाने वाला है। किस तरीके का बदलाव लगातार नेताजी को लेकर इस देश में हो रहा है, और इस विशेष कार्यक्रम जो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया है आज, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी देश की जो पीढ़ी होती है, आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के 2 तरीके होते हैं। एक तो लिखित तरीका, दूसरा सिंबोलिज्म, सांकेतिक तौर पे। मोदी जी इन दोनों तरीकों का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों का में परिवर्तन किया जा रहा है। जो नायक भुला दिए गए, चाहे सरदार पटेल हों, अंबेडकर हों, राजा जी हों, इन सबको लाया जा रहा है, नेताजी। लेकिन एक बात मैं बताऊं
केंद्र के ये संसद के जो सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय कक्ष है, उसमें कितने लोग जा पाएंगे, कितने लोग देख पाएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन इससे बड़ी लकीर जो खींची गई है वो अमिट रहेगी हमेशा। आप जरा याद कीजिए छतरी को, इंडिया गेट के सामने जो छतरी थी उसमें किसकी मूर्ति थी? अगर किसी को याद हो तो वहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। वो जॉर्ज पंचम जिनके राज्य में, जिनके काल में सूरज नहीं डूबता था। 1968 में उनकी मूर्ति हटाई गई मिसेस गांधी के ज़माने में, और वो फिर रख दी गई कहीं। तब से वो छतरी खाली है। सिंबॉलिज्म मोदी ने जो दिया है इस देश को, प्रेरणा स्रोत दिया है, नेताजी को उस जगह स्थापित किया गया जहां भारत की सर्वोच्च शक्ति को दिखाई देती है। आज जो भी जाएगा दुनिया से, जो भी आएगा, कम से कम उसे ये महसूस होगा कि वो जगह जहां से इस देश की परंपरा का, इस देश की लोकतंत्र का, इस देश की लोकतंत्र की ताकत का उद्भव होता है, वो नेताजी उसके सोर्स हैं। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म है, और सिंबॉलिज्म का मतलब सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि वास्तव रूप में रख दिया गया है। नंबर एक। नंबर दो, हम कहना चाहेंगे सुधीर भाई से भी, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे, सही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे। पंडित नेहरू चुने का नाम भी नहीं था कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में। सरदार पटेल अध्यक्ष चुने गए थे और उसके नाते प्रधानमंत्री गांधी जी के कहने पर और जवाहरलाल नेहरू के थ्रेट करने पर कि हम पार्टी छोड़ देंगे, कांग्रेस तोड़ देंगे, गांधी जी ने इस स्थिति को बचाने के लिए सरदार पटेल से कहा कि तुम्हारे लिए पद कोई महत्व नहीं रखता, देश की सेवा तुम्हारे लिए महत्व रखती है, इसलिए मेरी निवेदन है कि तुम छोड़ दो। सरदार पटेल छोड़ दिए। पंडित नेहरू ने बड़े आराम से उस पद को लिया जो ब्लैकमेल करके लिया गया है। और कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसकी मीटिंग के मिनट्स पढ़ लीजिए। गांधी जी ने नेहरू को बिठा के वहां सबके सामने कहा था, सरदार पटेल हैज बीन नॉमिनेटेड। मगनलाल जी, हम बता दें कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, और अभिवादन स्वरूप सब लोग अपनी सीट से उठकर तालियां बजा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं केंद्रीय कक्ष में। आप देख सकते हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से सीधी तस्वीरें। पराक्रम दिवस का कार्यक्रम है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और इस विशिष्ट और विशेष कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। सबसे पहले हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब प्रधानमंत्री चित्र के समक्ष पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। रक्षा दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के
दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। वे भी हमारे ही खून है, हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है। महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है। निरक्षरता अभी फैली हुई है। वैज्ञानिक साधन हमें मुयस्सर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके। दो शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। आज जो गूंज रही है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपील करते हुए उस दौरान देशवासियों से कि बिगुल बजने वाला है और उसके लिए जो है कमर कस के तैयार हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा चूंकि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत खासी कमज़ोर हो गई थी, ब्रिटिश सेना खासी कमज़ोर हो गई थी और आर्थिक रूप से भी ब्रिटेन को खासी चपत लगी थी। इसलिए मौके के तौर पर देख रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय को और वो मान रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई का ये एकदम अनुकूल वक्त है। वैश्विक परिदृश्य देख लें तो भी तो आह्वान कर रहे थे कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकें, ऐसा आह्वान उन्होंने किया था। और इस आह्वान के लिए वो लगातार रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल करते थे और रेडियो के माध्यम से न केवल देश के लोगों के पास बल्कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में रहने वाले भारतवंशियों के पास भी अपनी अपील, अपनी आवाज़ पहुंचाया करते थे, जिसके पीछे एक ही उद्देश्य था, भारत की आज़ादी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मिलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दे चुके हैं और उसके पश्चात वहाँ पर सभी लोगों से मिलते हुए बातचीत करते हुए। और प्रधानमंत्री का हमेशा से उद्देश्य रहता है कि किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी महान विभूतियां हैं, देश पर न्यौछावर होने वाली विभूतियां हैं, उनके बारे में लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, उनसे चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। बातचीत के माध्यम से जानकारी प्रेक्षित करने का प्रयास भी प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। और यहाँ पर तरुण, युवा और बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतीक माने जाने वाली उनकी सेना की टोपी पहने प्रधानमंत्री के सामने हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी सभी बच्चों से लगातार बात कर रहे हैं। हमने देखा कि जिस किसी भी कार्यक्रम में बच्चे मौजूद रहते हैं तो बच्चों के मध्य जाना नहीं भूलते प्रधानमंत्री,
उनके करीब जाना नहीं भूलते, उनसे बातचीत करना, उनसे इंटरेक्ट करना कभी नहीं भूलते। और आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के इस अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित इस वृद्ध कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ऐसा ही करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से अभी निकलते हुए, लेकिन तमाम गणमान्य व्यक्ति अभी भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मौजूद हैं। बहुत से अन्य कार्यक्रम भी आज होने वाले हैं और न केवल संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये विशिष्ट कार्यक्रम हो रहा है पराक्रम दिवस का, इसके अतिरिक्त देश भर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं। Be seated. Kindly maintain silence and peace, please. Please be seated, all of you. जैसे मैंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी थे, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से चले गए हैं, लेकिन इस विशिष्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की पहल पर इस कार्यक्रम में अब युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को इन महान राष्ट्रीय नेताओं के योगदान से परिचित कराना है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन्हें संदर्भित करना है। आपको बता दें कि साल 2022 से मनाया जा रहा अमृत महोत्सव हमारे संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों से देश के युवाओं को अवगत कराने का एक सुनहरा अवसर है। आज यानी 23 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आजाद हिंद फौज की संजीवनी और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है। नेताजी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1997 में कटक में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में इनके अतुल्य योगदान को याद करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र हर बरस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाता है। लोकसभा सचिवालय का संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज यानी कि प्राइड ने शिक्षा मंत्रालय और युवा मामलों के विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये 9वां अवसर है जब युवाओं को महान राष्ट्रीय नेताओं की जयंती पर उन पर केंद्रीय कक्ष में अपने विचार। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 2 विशिष्ट मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पर बात चल रही थी कहीं ना कहीं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी कि कितना कंट्रीब्यूशन था, उस कंट्रीब्यूशन में आज़ाद हिंद फौज का गठन करना और उसको प्रशिक्षित करना, और न केवल प्रशिक्षित करना बल्कि अलग अलग मोर्चों पर तैनात करके एक बड़ी क्षति ब्रिटिश सेना को पहुंचाना, ये प्रयास लगातार जारी था और ये प्रयास और भी ज़्यादा फलीभूत आज़ादी के बाद भी हो सकता था अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज का इस्तेमाल भारतीय फौज के रूप में भी किया जाता। तो बहुत सारी चुनौतियां आज़ादी के तुरंत बाद भारत को उसका सामना करना पड़ा। उन चुनौतियों से हम आराम से पार पा सकते थे। क्या ये बात सही है? निश्चित तौर पर सही है। इन तमाम जो 65,000 लोग थे उसमें से 2/3 युद्धभूमि में मारे गए और बाकी लोग बचे, तो उनको तमाम संकटों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोई सेना में समाहित नहीं किया गया। अगर उनको किया जाता तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्र सेवा में जिस जज्बे से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आज़ाद हिंद फौज में काम किया था, जापान से लेकर के भारत पहुंच गए, अंडमान पर कब्जा किया, मणिपुर तक आ गए,
तो वो कितने जज्बे के साथ आगे भी लड़ते, इसका एक सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उस समय का शीर्ष नेतृत्व जो पंडित नेहरू के हाथों में था, उनको ये कदापि मंजूर नहीं था कि नेताजी के कोई भी अवशेष दिखें, और इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के तमाम सिपाहियों को भारतीय सेना में समाहित करने से साफ मना कर दिया। और उन लोगों को जो मृत हो गए थे, उस लड़ाई में मारे गए थे, शहीद हो गए थे, उनको भी एक हर्जाना जो एक सामान्य दरकार है सरकारों की तरफ से नहीं दिया गया। इससे ये साबित होता है कि किस तरह से एक ट्रस्ट डिफिसिट नेताजी के प्रति, कितनी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा पंडित नेहरू के मन में थी। राष्ट्र के निर्माण के लिए जब आप चलते हैं तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या को त्याग करना पड़ता है। आप देखें, जब ओथ लेते हैं कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, तो इन चीज़ों का ही वो ओथ लेते हैं। तो निश्चित तौर पर पंडित नेहरू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इतिहास में 4 दशकों तक लगभग सुभाष बोस को कोई जगह भी नहीं मिली। जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी बीजेपी के नेतृत्व की, तो उस समय थोड़ी सी काम हुई। अब मोदी जी 2014 में आए हैं, तो इस दिशा में पुनः काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। जरूरत है आज कि नेताजी के अध्ययन को विश्वविद्यालयों में भी बढ़ाया जाए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके नाम से विश्वविद्यालय खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं, एयरपोर्ट खोले जाएं, जो पूरे देश में उनको नई पीढ़ी ढंग से जान पाए। जी जी, मक्खनलाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से सुधीर जी ने जिक्र किया कि किस तरीके से अंडमान भी फतह कर लिया था उनकी फौज ने, आज़ाद हिंद फौज ने, और आज जब पराक्रम दिवस देश मना रहा है, इस अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से किया जाने वाला है। एक आज बड़ा कार्यक्रम होगा जिससे वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़कर ये नामकरण करने वाले हैं। तो ये इस तरीके के कार्यक्रम किस तौर पर आप प्रतीक के रूप में देखते हैं? क्या संदेश देना चाहता है ये कार्यक्रम, ये वृद्ध कार्यक्रम? सभी देशों में अपने मातृभूमि के लिए बलिदान किए गए लोगों को हमेशा याद किया जाता है। इससे पहले जब भी कोई नामकरण की बात आई, जब भी कोई चर्चा आई, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे जगह हो, चाहे सड़क हो, 500 से ज़्यादा नामकरण तो एक ही परिवार के 3 लोगों के नाम पर हैं। उससे फुर्सत मिले तब तो याद करते किसी को। बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश के लिए करेंगे तो मेरे नाम को भी देश याद रखेगा, न कि चाहे जो कुछ आप कीजिए आप कहीं हाशिए में रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने देश कैसा बनेगा आज़ादी के बाद उसकी पूरी रूपरेखा बनाई, और पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, छपे हुए हैं। जो विजन था नेताजी का एज ए प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी रही हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो इत्यादि, उस व्यक्ति के अंदर ये विजन था कि आज़ादी के बाद आज़ाद हो गए, यहीं खत्म नहीं होता काम, जो ज़्यादातर लोगों का था। आज़ाद हो गए, वोट ले लिया, चलो अब ऐश करो, वो नहीं था। और 1939 में बात प्रतिस्पर्धा की हो रही है, जलसी की हो रही है, तो मैं ज़रा उसको बदलाया हूँ दस्तावेजों के आधार पर। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू को एक पर्सनल लेटर लिखा, माय डियर जवाहर, और ये लेटर 2-4 पन्ने का नहीं है, 18 पन्ने का प्रिंट में है। कैन यू इमेजिन? एक के बाद एक पूरा उन्होंने गिना डाला कि तुम कह के ही दोनों लोग बात करते थे कि तुम हमारे प्रति कितना विद्वेष रखते हो। शब्द है विद्वेष, नॉट ओनली जेलसी, यू आर सो मच अगेंस्ट मी एंड माई पर्सनालिटी। ये सब उस पत्र में छपा हुआ है। और उसके बाद एक बात और भी बताएं, 2 चीज़ें। मणिपुर तक पहुंच गई थी आईएनए। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर में जाके ये बयान दिया था कि इफ सुभाष कम्स टू इंडियन सॉयल आई विल पिक अप द स्वॉर्ड एंड फाइट विद हिम। सुभाष चंद्र बोस से लड़ना था उन्हें, क्या आईएनए से लड़ना था? और उसके बाद 1945 में माउंटबेटन वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस आर्मी ने डिफेंस स्टाफ, जो ईस्टर्न कमांड का जो चीफ थे वो थे माउंटबेटन।
इनकी दोस्ती नेहरू की उस जमाने में तब से थी। और जब INA वाज फाइटिंग बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश बर्मा में, तो बर्मा में जवाहरलाल नेहरू जाते हैं माउंटबेटन के साथ ब्रिटिश सेना की प्रगति देखने। और कुछ कहना है? ये स्थितियां थीं, हम लोगों ने छिपाया। जब हम लोग कहें कि हम लोगों का मतलब इतिहासकारों ने छिपाया, और जिसने इसकी बात करने की कोशिश की उसको कम्युनल कह देंगे, रिएक्शनरी कह देंगे, अरे झूठ बोल रहे हैं। जब आप दस्तावेजों की बात करिए तो फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो वास्तविकता यह है कि पंडित नेहरू वॉज ए ग्रेट प्लेयर पॉलिटिक्स। उन्होंने पटेल को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए JP और लोहिया जैसे समाजवादियों का इस्तेमाल किया, बाकायदा बदनाम किया सरदार पटेल को कि ही इज ए राइटिस्ट। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जब सरदार पटेल को राइटिस्ट और डिक्टेटोरियल कहा जाता है, तो ये आप जान लीजिए कि आज इस देश में एक पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ऊपर सबका भरोसा है, वो फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वाज ड्राफ्टेड एंड रिटन बाय सरदार पटेल, नोबडी एल्स। और सरदार पटेल के मरने के बाद 1951 में नेहरू, द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन पार्लियामेंट वाज फॉर दिस थिंग। फंडामेंटल राइट को अमेंड करना चाहता था द ग्रेट डेमोक्रेट पंडित नेहरू। जस्ट इमेजिन दैट। अगर आप उस समय के दस्तावेजों को पढ़ेंगे, न कि किताबों को भूल जाइए। जो इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं वो तो चाटुकारिता से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप उसे छोड़ के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, ये भी एक अपने आप में विडंबना है कि सारे दस्तावेज आपको जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी मिलेंगे जी। किताबों को छोड़ दीजिए। 1960 के दशक से लेकर 90 के दशक तक जितनी किताबें लिखी गई हैं मूर्धन्य इतिहासकारों द्वारा, भूल जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बैठिए उसी डॉक्टर मक्खनलाल जी, बात यह है कि कुछ हस्ती इतनी बड़ी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कि मिटाए नहीं मिटी। और हम देख रहे हैं कि कहा भी जाता है कि जो बड़ी हस्तियां होती हैं उनका नाम छुपाने की लाख कोशिश की जाए, लेकिन वक्त करवट बदलता है और उनका नाम जो है सूरज की तरह चमकता है। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा सर्वविदित है, और जो विदित नहीं है वो विदित हो, उसका प्रयास भी लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपने समय निकाला, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को यहाँ पर हमारे साथ उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। डॉक्टर सुधीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे साथ चर्चा की। थैंक यू वेरी मच आप दोनों विशेषज्ञ मेहमानों का। पराक्रम दिवस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम आज होने वाले हैं, उन पर हम नज़र रखेंगे और आपके साथ लगातार उसे साझा भी करते रहेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।